वाली है। तो प्रयोगवाद एवं नई कविता में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रयोगवाद जो नाम है ये उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया है जो कुछ नए बोधों, संवेदनाओं को प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर तार सप्तक के माध्यम से 1943 में प्रकाशन में आई थी। प्रयोगवाद किस कविताओं के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तार सप्तक जो अज्ञे के द्वारा प्रकाशित करवाई गई थी ये पत्रिका, इस ये 1943 में इसके प्रकाशन से ये सामने आई, जो प्रगतिवाद कविताओं के साथ विकसित होती गई और जिनका स्वरूप नई कविता में हो गया था। प्रयोगवाद का समय 1943 से 1952 के मध्य का माना जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं कि 1943 में अज्ञे के नेतृत्व में हिंदी कवियों के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ, जिसे अब तक विभिन्न संज्ञाएं प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नई कविताएं आदि प्रदान की गई हैं। अतः प्रयोगवादी कविता ह्रासोन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। कवि यथार्थवादी हैं। जो प्रयोगवादी कवि हैं वो यथार्थवादी हैं और भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। ये इसकी विशेषता है, ये पूछा जाता है। फ्रायड का काम सिद्धांत इन कवियों के लिए प्रथम जीवन दर्शन बन गया है। तो जो प्रयोगवादी कवि हैं उनके लिए फ्रायड का काम सिद्धांत क्या है? प्रथम जीवन दर्शन माना है इन्होंने। प्रयोगवाद नाम का प्रयोग सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाओं में किया था। हिंदी में प्रयोगवादी आंदोलन मूलतः अंग्रेजी के न्यू सिग्नेचर आंदोलन से प्रभावित है, ये याद रखना अच्छे से। हिंदी में जो प्रयोगवादी आंदोलन है ये अंग्रेजी के न्यू सिग्नेचर आंदोलन से प्रभावित है। अज्ञे ने प्रयोगवाद नाम नहीं स्वीकारा। ठीक है, जो अज्ञे जी हैं उन्होंने प्रयोगवाद नाम नहीं स्वीकारा था, बल्कि प्रतीक पत्रिका के जून 1951 ईस्वी के अंक में नई कविता की संज्ञा प्रदान की थी। उन्होंने प्रयोगवादी नहीं कहा था, इनको क्या कहा था? नई कविता, है ना। प्रगतिवाद से अलग ये कविताएं थी और इनको नई कविता की संज्ञा दी, इसीलिए इसे प्रतीकवाद भी कहा जाता है। ठीक है, प्रयोगवाद को प्रतीकवाद भी कहते हैं। अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, याद रखना। इसमें एक एक लाइन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेगी, हाईलाइट कर रखा है चीजों को, जहां से प्रश्न पहले कभी बने हैं या बनने की संभावना ज्यादा है। तो अच्छे से इनको पढ़ लेना। पूरी क्लास अगर आप देखते हो ना, पूरी सीरीज हमारी चल रही है आदिकाल से लेकर के हम आज प्रयोगवाद पर पहुंच गए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी साहित्य वन लाइनर के नाम से, आप चाहें तो पूरी प्लेलिस्ट आप देखिए और फिर देखना आपके लिए जो रिवीजन है ना वो कितना रामबानी साबित होने वाला है। अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। लोक कल्याण की उपेक्षा इसका सबसे बड़ा दोष माना गया है। ठीक है, लोक कल्याण की उपेक्षा यानी कि प्रयोगवाद का सबसे बड़ा जो दोष है ना, सबसे बड़ी इसकी जो कमी रही है वो है लोक कल्याण की उपेक्षा। इसमें लोक कल्याण पर या समाज के कल्याण की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। प्रयोग धर्मिता ही प्रयोगवादी काव्य का इष्ट है। विद्वानों के कथन, विद्वान क्या कहते हैं प्रयोगवाद को लेकर? तो सबसे पहले यहाँ पर नाम आता है लक्ष्मीकांत वर्मा जी का। प्रयोगवाद ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। लक्ष्मीकांत वर्मा ने कहा है कि प्रयोगवाद ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। बच्चन सिंह कहते हैं कि प्रयोगवाद को प्राइवेसी कहते हैं। ठीक है, बच्चन सिंह ने प्रयोगवाद को प्राइवेसी कहा है। प्रयोगवाद का जो मूल आधार है ये व्यक्तिकता या फिर व्यक्तिवाद, प्राइवेसी है। आगे नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को खाली बैठे का धंधा कहा है। अज्ञे क्या कहते हैं कि एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में प्रोए 7 कवियों की रचनाओं को तार सप्तक माना है। ठीक है, अज्ञे ने तार सप्तक का क्या करवाया था? प्रकाशन करवाया था। और इसमें एक ही प्रकार के जो कवि एक ही प्रकार की कविताएं लिख रहे थे उनको यहाँ पर एक जगह एक सूत्र में प्रो दिया, एक जगह उनकी कविताओं को प्रकाशित करवाया गया। तार सप्तक मूलतः प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज है ना। प्रभाकर माचवे ने सिर्फ सोचा था, लेकिन करके किसने दिखा दिया? अज्ञे ने दिखा दिया। सुमित्रा नंदन पंत क्या कहते हैं? प्रयोग की निर्जरनी कल कल छल छल करती हुई फ्रायडवाद से उपकरण की रूह कुछ ग्रंथियों को मुक्त करती हुई दमित कुष्ठित आकांक्षा को मुक्त करती है। तो पंत जी का कथन याद रख लेना। डॉक्टर देवराज क्या कहते हैं? नए मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए नवीन प्रयोगों, जिसे हम प्रयोगवाद कहते हैं। तो नए मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए नवीन प्रयोग किए गए, जिसे हमने प्रयोगवाद का नाम दे दिया। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद पर साधारणीकरण का आक्षेप लगाया है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद पर साधारणीकरण का आक्षेप लगाया है। और शिवदान सिंह चौहान ने प्रयोगवाद को पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद का अनुकरण माना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भगनासा दिखाई पड़ती है और ये कवि नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए
व्याकुल हैं। ठीक है, ये जो प्रयोगवादी कवि हैं, ये किस किस प्रकार का नए मार्ग की खोज करने के लिए व्याकुल हैं। केसरी कुमार का कथन है, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। ठीक है, याद रखना, एक-एक कथन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रघुवीर साय कहते हैं कि प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। अज्ञे ने कहा है, प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। ठीक है, जो प्रयोगशील कवि हैं, इन्होंने प्रयोगवाद नहीं स्वीकारा, नाम को प्रयोगशील कहा और कहा कि ये मोती खोजने वाले गोताखोर हैं, यानी कि नए-नए चमत्कारों का प्रदर्शन इन कवियों ने यहाँ पर किया है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, जो प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ है। तो शैलीगत विद्रोह का नाम कौन देता है? डॉक्टर नगेंद्र जी देते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी का क्या कहना है कि समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काव्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग है। आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं और प्रवृत्तियां क्या रही हैं। तो अहमवादी व्यक्तिवादी की प्रचुरता रही है, उपमाओं की नवीनता, निराशावाद, सामान्य विषयों को महत्व देना और बौद्धिकता की अतिशयता, घोर अहनिष्ठ व्यक्तिवाद। ठीक है, यह घोर अहनिष्ठ व्यक्तिवाद, नवीन राहों का अन्वेषण, क्षणवादिता और अति यथार्थवाद प्रयोगवाद की विशेषताओं में शामिल है। तार सप्तक, जिसका 1943 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था, इसके बारे में देखते हैं। तार सप्तक का सर्वप्रथम जो प्रयोग है इन नाटकों के संदर्भ में भरत मुनि ने किया था अपने नाट्य शास्त्र में, जिसमें उन्होंने पात के 3 रूप बताए हैं और इसको पात को राग का प्रतीक भी माना जाता है। निम्न राग, मध्य राग और उच्च राग, यानी कि उच्च राग को ही तार सप्तक का नाम दिया जाता है। हिंदी साहित्य में तार सप्तक की जो परिकल्पना है, ये सर्वप्रथम प्रभाकर माचवे और नेमी चंद्र जैन ने की थी। ठीक है, तार सप्तक की परिकल्पना यानी कि उन्होंने ऐसा सोचा था कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन उससे पहले ही अज्ञे ने बाजी मार ली। 1939 में लखनऊ में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में 7 कवियों द्वारा लिखी रचनाओं को प्रकाशित करने की योजना बनाई गई। कवि इसमें कौन-कौन शामिल हैं? तो ये तार सप्तक के कवि अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तार सप्तक है ना, जो पहला सप्तक था उसका नाम है तार सप्तक। इनका नाम में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। नाम क्रम से पूछ लिए जाते हैं कि इसका कौन-सा सही नाम नहीं है ना? तो तार सप्तक पहले का नाम है, आगे देख लेंगे। कवि इसमें कौन-कौन रहे हैं? तो अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। ये 7 नाम आते हैं यहाँ पर। सबका जन्म यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ हुआ था और इनका पूरा जीवन काल भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक बार आप इसको पढ़ लेना, नोट कर लेना। दूसरा सप्तक, दूसरे का नाम था सप्तक, दूसरे में तार नहीं जुड़ता। याद रख लेना, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अज्ञे ने इसकी भूमिका में कहा है, दूसरे सप्तक की भूमिका में अज्ञे क्या कहते हैं? प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, दोहरा साधन है। ठीक है? प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो नवीन जीवन सत्यों को जानने का साधन है, जिसे कवि प्रेषित करता है। दूसरा नवीन भाषा शैली एवं नवीन उपमानों द्वारा उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वाद ही नहीं रहे, ना ही है, नहीं है, ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। इसीलिए हमें प्रयोगवादी कहना इतना ही सार्थक या निरर्थक है, जितना कि हमें कवितावादी कहना। तो ये सब इसकी भूमिका में लिखा गया है दूसरा सप्तकी में, ये आपको याद रख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। दूसरे सप्तक के जो कवि हैं, उनको एक बार देख लीजिए, कौन-सा दूसरा सप्तक का कवि नहीं है, कौन-सा तीसरे में शामिल है, कौन-सा चौथे का नहीं है, यहाँ से एक प्रश्न हमेशा ही बनता है। तो अच्छे से याद रख लेना। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म पूछा जाता है बहुत बार, होशंगाबाद। शकुंत मातर ये लेडी है, ठीक है? इसमें कौन है? महिला है, शकुंत माथुर एक महिला है, जो पहले सप्तक में कोई महिला नहीं है, लेकिन दूसरे में है। इनका दिल्ली में जन्म हुआ था। हरि नारायण व्यास मध्य प्रदेश, नरेश मेहता गुजरात, धर्मवीर भारती इलाहाबाद और रघुवीर साय का जन्म हुआ था लखनऊ के अंदर। तो ये अलग-अलग प्रदेशों से आने वाले कवि हैं और एक इसमें महिला भी शामिल है, जिसका नाम है शकुंत माथुर। आगे है तीसरा सप्तक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। अज्ञे ने इसके इसके लिए क्या कहा है? इसकी भूमिका में अज्ञे कहते हैं कि नई कविता के इन श्रेष्ठ पुरोधाओं को प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, किंतु यह हिंदी के शीर्ष पुरुष नहीं है ना? नई कविता के श्रेष्ठ यानी कि जो तीसरे सप्तक में जो इन्होंने कवियों को रखा है, वो कहते हैं कि ये हिंदी के शीर्ष पुरुष तो नहीं है, लेकिन इन्हें प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। तीसरा सप्तक नई कहानी को अभिव्यक्ति देने वाला बना है। इसमें कवि कौन-कौन शामिल हैं तीसरे सप्तक में? तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। इसमें भी एक यहाँ पर ये महिला हैं, कीर्ति चौधरी, याद रखना।
दूसरे, तीसरे और चौथे में एक-एक महिला हैं, लेकिन पहले में कोई महिला का नाम नहीं आता है। चौथा सप्तक के लिए इसकी भूमिका नहीं है, लेकिन इसमें आपको कवियों को याद रखना है। अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे इसमें एक महिला कवयित्री हैं, श्री राम शर्मा और राजेंद्र किशोर। आगे देखते हैं, इसमें कुल कुल कितने हैं? 28 कवि हैं। चारों सप्तक को मिला करके कुल कितने हैं? 28 कवि हैं और 3 महिलाएँ, 1 कवि राजस्थानी नंद किशोर आचार्य। एक कवि राजस्थानी है और जिसका नाम है नंद किशोर आचार्य, और नंद किशोर आचार्य आप देख लेना, ये चौथे सप्तक में शामिल है, याद रखना। आगे देखते हैं, प्रपद्यवाद, जिसे मूल रूप से नकीनवाद कहा जाता है। ठीक है, प्रपद्यवाद इसे मूल रूप से नकीनवाद भी कहा जाता है। बिहार के 3 कवि इसमें शामिल हैं, जिनका नाम है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। ठीक है, याद रखना, नरेश मेहता का नाम यहाँ पर नहीं आता, नरेश कुमार बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगा। आरंभ में 1936 से 1938 में प्रकाशित होने वाली नलिन की रचनाओं से माना जाता है। ठीक है, नलिन की रचनाएं जो प्रकाशित हुई थी, इसका आरंभ माना जाता है प्रपद्यवाद का। 36 से लेकर के 38 में प्रकाशित जो रचनाएं लिखित रूप में 1956 ईस्वी में इन 3 कवियों का एक काव्य संकलन नकेन के प्रपद्य से माना जाता है, और यहीं से ये घोषणा करते हैं कि प्रपद्यवादियों के लिए प्रयोग साधन नहीं बल्कि साध्य है। नई कविता, आगे हम थोड़ा-सा नई कविता की भूमिकाओं को देखते हैं, भूमिका को। आगे हम ये जो कवि अभी हमने पढ़े हैं 4 सप्तकों में, इनको हम आगे थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब इनके बारे में जानेंगे, जहाँ से प्रश्न बनते हैं वन लाइनर फॉर्म में ही। तो आप पूरी क्लास से ज़रूर जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप मतलब सपोर्ट करेंगे, खुश होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ना, उतना ही अच्छा कंटेंट और उतना ही अच्छा से अच्छी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी या फिर यूजीसी नेट सभी को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस हमारी चल रही हैं, है ना? और सभी के लिए बराबर की ही बेनिफिट है। तो नई कविता को देखते हैं, नंद दुलारी वाजपेयी क्या कहते हैं? नकेनवाद, जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपद्यवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद था। आगे 1952 में नरेश के संपादकत्व में अ, प्रकाशित पत्रिका हुई थी प्रकाश। प्रकाश एक नाम की एक पत्रिका प्रकाशित हुई 1952 ईस्वी में। इसमें नकेनवादियों ने प्रपद्य को तथाकथित प्रयोग को 10 सूत्री घोषित किया है। नई कविता का नामकरण लिखित रूप में अज्ञे ने दिया है। नई कविता का जो नामकरण है, ये किसने दिया? लिखित रूप में अज्ञे ने दिया। परिमल, प्रतीक, नए पत्ते, नई कविता में स्थान पाने वाले कवियों को नई कविता का कवि कहा गया है। वास्तव में नई कविता का जो आगमन है, वो हिंदी में सन 1930 में लंदन में जॉर्ज गिरियर्सन के द्वारा न्यू वर्ड्स नाम से संपादित पत्रिका का अक्षरशः हिंदी अनुवाद है। प्रयोगवादी जहाँ घोर एहनिष्ठ हैं, तो नई कविता समाजोन्मुख है। यहाँ पर कहा गया है कि जो प्रयोगवाद है, वो एक प्रयोगवाद तो क्या है, घोर एहनिष्ठ इसकी विशेषता है, लेकिन जो नई कविता है वो समाजोन्मुख है। आगे धर्मवीर भारती क्या कहते हैं कि प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिक कह सकते हैं, और इसी प्रयोगवाद की अगली कड़ी को नई कविता कहते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा का कहना है कि इन्होंने नई कविता के प्रतिमान नामक एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता के प्रतिमान नामक एक पुस्तक लिखी, इसको अच्छे से याद रख लेना है। डॉक्टर जगदीश गुप्त क्या कहते हैं? वह नई कविता उन प्रबुद्ध, विवेकशील अस्वैगतों को लक्षित करके लिखी जा रही है, जिनकी मानसिक अवस्था और बौद्धिक चेतना नए कवि के समान है। तो नई कविता को लेकर के जगदीश गुप्त का कथन याद रखना। गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं? नई कविता समाजोन्मुख तो जरूर है, परंतु नया चमत्कार इसमें दिखाई नहीं देता। यह चकाचौंध की कविता चंद कवियों को चकित करती है, चातुर्य उसमें कुछ भी नहीं है ना? ये गणपति चंद्र जी ने कहा है, नई कविता नए समाज के, नए मानव की, नई वृत्तियों की नई अभिव्यक्ति, नई शब्दावली में है। सब कुछ नया है इसमें। नई कविता है, नया समाज है, नया मानव है, नई वृत्तियां हैं, नई अभिव्यक्ति है। ठीक है, नई शब्दावली है। ये गणपति चंद्र गुप्त का ही दूसरा कथन है, जो नए पाठकों के नए दिमाग पर नए ढंग से नया प्रभाव उत्पन्न करती है। रामदरस मिश्र का क्या कहना है कि नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया है, जिसमें परंपरागत कविताओं से उनके भावबोधों को अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों व नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया है। डॉक्टर रघुवंश का कहना है कि अन्वेषण की दिशा में नए क्षितिज उभर कर आए हैं, यथार्थ को नई दृष्टि मिली है।
डॉक्टर रघुवंश का क्या कहना है यहाँ पर कि अन्वेषण की दिशा में नए क्षितिज उभराए हैं और यथार्थ को नई दृष्टि मिली है। डॉक्टर एस गुलाटी का क्या कहना है, नया नाम वास्तव में उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया है जो आजादी के बाद बदले हुए परिवेश में जिंदगी को झेल रहे मानव की परिवर्तित संवेदनाओं को नए मुहावरों में अभिव्यक्त करती है। अतः 1950 से लेकर 1952 तक दिल्ली से प्रकाशित एक प्रतीक मासिक मासिक पत्रिका थी राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा संपादित, पहले स्वतंत्र रूप में और बाद में लक्ष्मीकांत वर्मा के सहयोग से नए पत्ते 1953 ईस्वी में आरंभ हुई नई कविता की भूमिका के रूप में सामने आई है। 1950 से लेकर के 1952 तक दिल्ली से एक प्रतीक नामक पत्रिका प्रकाशित होती थी रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा, पहले स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुई थी और बाद में लक्ष्मीकांत वर्मा के सहयोग से आई। ठीक है, और नए पत्ते नामक एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी 1953 में। इसके आरंभ से क्या माना जाता है, नई कविता की भूमिका सामने आती है। नई कविता को प्रकाश में लाने का जो पूरा श्रेय है ना, वो किसको जाता है, लाने में धर्मवीर भारती और लक्ष्मीकांत वर्मा के निकस निकस जो पत्रिका है उसका संपादन कर उसके मूल्यों को जीवित किया है। नई कविता नाम लिखित में अग्गे ने एक रेडियो वार्ता में दिया था जो बाद में नए पत्ते में जनवरी फरवरी 1953 के अंक में नई कविता शीर्षक से प्रभावित हुआ है। इसका आरंभ 1954 से जगदीश चंद्र गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। ठीक है, नई कविता की नाम की जो पत्रिका प्रकाशित हुई थी जगदीश गुप्त के द्वारा है ऐसा जगदीश गुप्त के द्वारा इससे इसका जो प्रारंभ है 1954 ईस्वी से वो माना जाता है नई कविता का प्रकाशन। डॉक्टर बच्चन ने शुरुआत 1951 से मानी है और इन्होंने कहा है कि नई कविता प्रयोगवाद का ही एक परिष्कृत रूप है ना, उसका विकसित रूप है। धर्मवीर भारती का कथन है कि नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर माप कर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। मुक्तिबोध कहते हैं कि नई कविता वैविध्य नए जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है और नई कविता का स्वर एक नहीं बल्कि विविध है। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है, नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है वरन मनुष्य के समग्र अनुभव और खंडों को संयोजित किया गया है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है, ये भी राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। विजय देव नारायण साई कहते हैं कि नई कविता में लघु मानव की प्रतिक्रिया की है। ठीक है, नई कविता में लघु मानव की प्रतिक्रिया है और इसी से कैक्टसवाद का जन्म भी हुआ है, इसी में कैक्टसवाद का जन्म आना है। विजय देव नारायण साई ने नई कविता में दो प्रमुख तत्व हैं, अनुभूति की प्रामाणिकता और बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टि। आगे हम देखते हैं यहाँ पर अज्ञे जी के बारे में देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनी इनका पूरा नाम है, तो कभी कभी पूरा नाम पूछ लिया जाता है। जन्म हुआ था 1911 में कसिया देवरिया उत्तर प्रदेश। पिता का नाम था हीरानंद, माता वैजंती। उपनाम है इनका कुट्टी चाटन, स्वयं ने ही दिया है अपने आप को। ठीक है, इनकी प्रथम जो कविता है उसका नाम है जय, जो 1927 में आई। प्रथम काव्य संग्रह का नाम है भग्नदूत। इसके बाद है अंतिम काव्य संग्रह इनका ऐसा कोई घर आपने देखा। मृत्यु हुई थी 1987 दिल्ली के अंदर। ये जेल में बंद थे तो जैनेन्द्र ने उनकी रचनाओं को अज्ञे नाम से प्रकाशित करवाया। अज्ञे का मतलब है नहीं जानने वाला, जिसको हम नहीं जानते। ठीक है, अज्ञे जैनेन्द्र ने इनकी रचनाओं को अज्ञे नाम से प्रकाशित करवा दिया क्योंकि इनका नाम नहीं पता था। निबंध लिखने के लिए एक बार छद्म नाम कुट्टी चाटन, जो बाद में कविता और निबंध दोनों में चला। ठीक है, निबंध लिखने के लिए एक बार इन्होंने एक नाम प्रयोग किया था कुट्टी चाटन, बाद में वो फिर कविता और निबंध दोनों में चला। ये अस्तित्ववादी कवि हैं। ठीक है, तो अज्ञे जी हैं, ये अस्तित्ववादी कवि हैं। कविता में मनोवैज्ञानिक धरातल किंतु आवेशहीन शैली का प्रयोग करते हुए लिखा है, भर बेला नदी तट की घटिया की रांद, चोट खाकर जब उठा सोया हुआ अवसाद, नहीं मुझे नहीं अपने दर्द का अभिमान, मानता हूं मैं पराजय है तुम्हारी याद। अज्ञे को प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। आगे प्रयोग धर्मी अज्ञे ने पुराने प्रतीकों और बिंबों का त्याग करते हुए प्रयोग की नई धारा प्रवाहित की है। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका। ठीक है, ये पंक्ति बहुत बार पूछी जाती है, याद रखना। आगे अज्ञे जी विद्रोही व्यक्तित्व के धनी थे जो नकारात्मकता से थे। असाध्य वीणा इनकी एक लंबी कविता है जिसमें अहम भाव का विसर्जन किया गया है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है।
असाध्य वीणा में ये एक लंबी कविता है जिसमें अहम भाव का विसर्जन है। अज्ञे की रचना कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1978 ईस्वी में। 1964 में आंगन के पार द्वार जो इनकी रचना है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो सबका प्रकाशन वर्ष यहाँ पर दे रखा है, एक जगह इनको नोट कर लेना। ठीक है, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरि घास पर छनवर, बावरा, अएरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, पूर्वा इनकी एक रचना है। अपूर्वा केदारनाथ अग्रवाल की, याद रखना। सुनहले सहवाल, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, माव वृक्ष के नीचे, नदी की बांक छाया। इसके बाद इनकी कुछ कविताएं हैं, है ना। असाध्य वीणा इनकी एक लंबी कविता है। सांप एक व्यंग्य परक कविता है जो कि सभ्य समाज पर आधारित है। नदी के दीप ये अदम्य साहस की प्रतीकात्मक कविता है। हरी घास पर छनवर प्रकृत्व यानी प्रकृति से संबंधित है। प्रकृत्व अस्तित्ववाद पर आधारित है। जितना तुम सच यथार्थवादी कविता है। शब्द और सच अन्वेषण परक कविता है। यह दीप अकेला दीप मनुष्य का प्रतीक है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, मरुस्थल, शरणार्थी, जयदूत। ये सारी इनकी कुछ कविताएं, याद रखना। संपादित जो पत्रिकाएं जिनका इन्होंने संपादन किया था, सैनिक 1936 ईस्वी से आगरा से प्रकाशित हुआ। दिनमान दिल्ली से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता था 1970 ईस्वी तक। विशाल भारत 1938 ईस्वी कोलकाता से प्रकाशित किया। बिजली, प्रतीक, ये नई कविता एवं प्रयोगवाद का घोर समर्थन पत्र है। प्रतीक, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और जायावाद का जो घोर समर्थन पत्र था वो था मतवाला। ठीक है, नया प्रतीक, यह पत्र नई कविता से संबंधित है। वाक अंग्रेजी त्रैमासिक है। एवरी मेंस थाट मार्टिन रसेल के साथ मिलकर इसका संपादन किया गया था। अन्य कुछ मुख्य तथ्य यहाँ पर देख लेते हैं। 1946 में सेना से लौटने के बाद अज्ञे ने इलाहाबाद फिर दिल्ली से प्रतीक नामक पत्रिका को निकाला था। प्रतीक व दिनमान को निकालने में रघुवीर साय ने सहयोग किया था। आगे चलकर फिर सैनिक, विशाल भारत और आकाशवाणी का सफल संपादन कार्य भी किया था। प्रभाकर माचवे क्या कहते हैं कि वे मित्रों की रचनाएं बेमुरावत लौटाते थे और नए नए लेखकों से लिखवाते थे। मित्रों की रचनाओं को बेमुरावत लौटाते थे और नए नए लेखकों से लिखवाते थे, ये प्रभाकर माचवे कहते हैं। दिनमान जो पत्रिका है 1956 में मासिक रूप में शुरू हुआ और 1965 तक ये साप्ताहिक हो गया था। जयप्रकाश नारायण के कहने पर इन्होंने एवरी मेंस का संपादन 1972 ईस्वी में किया। इनका समस्त कृतित्व अज्ञे रचनावली नाम से 18 खंडों में प्रकाशित हुआ। अज्ञे का समस्त जो काव्य है वो सदा नीरा में प्रकाशित है। अज्ञे का समस्त काव्य सदा नीरा में संग्रहित है, जिसमें 1929 ईस्वी से लेकर 1980 ईस्वी तक की कविताएं संकलित हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं बोर नहीं हो रही तो आप भी बोर नहीं हो रहे होंगे क्लास में। काफ़ी नई नई सारी चीज़ें आपको देखने को ज़रूर मिल रही होंगी, है ना। जल्दी से हम फटाफट से एक कंटेंट बेस्ड ये क्लासेस सीरीज खत्म करेंगे और उसके बाद फिर हम वन लाइनर या फिर एमसीक्यू टाइप में आपका रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप साथ में जुड़े रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप पुराने हो, चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक शेयर हाइप कमेंट जरूर कर दें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हिंदी साहित्य के कंप्लीट नोट्स आप लेना चाहते हो, चाहे पीडीएफ रूप में लो, चाहे आप अपने घर तक मंगवाओ, तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। गद्य रचनाओं की बात करें तो अज्ञे की प्रथम जो कहानी है वो जिज्ञासा है, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ है। इनका पहला कहानी संग्रह था विपत्तिका, जो कि 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कहानी संग्रह की बात करें तो विपत्तिका ये व्यक्ति संघर्ष एवं बौद्धिकता के साथ मनोविश्लेषण का चित्रण है। परंपरा सैनिक जीवन का वर्णन है। कोठरी की बात हिंदू मुस्लिम संबंधों का चित्रण है। अमर वल्लरी प्रेम सौंदर्य एवं मानवीय की संवेदना का चित्रण है। शरणार्थी 1948 में विभाजन की त्रासदी का चित्रण है। जयदोल जीवन के कटु यथार्थ का चित्रण है। ये तेरे प्रतिरूप यौन संबंधों का चित्रण इसमें किया गया है। सबका प्रकाशन वर्ष साथ में आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये सभी इनके कहानी संग्रह। यहाँ सब पर सबका देखो आधार विषय में इसलिए लिखती हूँ क्योंकि आजकल जो बदलता हुआ पैटर्न है ना, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जिन बच्चों ने पहले साहित्य पढ़ रखा होगा उनको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि हाँ मैम आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, बच्चे सपोर्ट करते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कमेंट करा करे, है ना। अगर आप 100 बच्चे या 500 बच्चे देखते हो तो कम से कम 100-200 तो कमेंट दिखने चाहिए, है ना। तभी अच्छा लगता है किसी भी क्लास को इतनी मेहनत करने के लिए, क्योंकि इस क्लास में कितनी मेहनत करी होगी शायद आप सोच नहीं सकते। निबंध संग्रह इनके कौन से है तो त्रिशंकु 1945, आत्मनेपद, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य 1967,
सबरंग और कुछ राग 1969, अद्यतन 71, आलवाल 71, लिखी कागज कोरे 72, जोग लिखी 77, संवत्सर 1978। ये सभी इनके निबंध संग्रह हैं। इसके अलावा और भी हैं, स्त्रोत और सेतु 78, युग संधियों पर धार और किनारे कहाँ है, द्वारका, छाया का जंगल, स्मृति छंदा। धार और किनारे बहुत बार पूछा जाता है। उपन्यासों की अगर बात करें तो यूजीसी नेट के हमारे सिलेबस में भी है शेखर, एक जीवित उपन्यास जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रथम भाग उत्थान नाम से 1941 ईस्वी में, और जो इसका द्वितीय भाग है वो उत्कर्ष नाम से 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास मनोवैज्ञानिक एवं पूर्व दीप्ति शैली यानी कि फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है। इस उपन्यास के जो पात्र हैं वो शेखर, शशि, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर, बाबा मदन सिंह ये हैं। और इस उपन्यास में शेखर के अहम भय एवं काम उत्तेजक भावों का चित्रण किया गया है। दूसरा इनका जो उपन्यास है वो है नदी के दीप। नदी के दीप में डॉक्टर नगेंद्र 1951 ईस्वी और डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1952 ईस्वी है। यह भी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और यह प्रेम, यौन संबंधों एवं विवाह की समस्याओं को केंद्र बनाकर लिखा गया है। अपने अपने अजनबी इनका तीसरा उपन्यास है जो 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह विदेशी पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। इसमें कुल 3 अध्याय हैं और ये तीनों में ही 3 अंक। इस उपन्यास की जो मुख्य इस उपन्यास को मुख्यतः 2 विदेशी स्त्रियां सेल्मा और योके इसके पात्र हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं, अज्ञे ने हिंदी उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर प्रतिष्ठित किया है। इनके जो यात्रा विरत हैं उसमें अरे यायावर रहेगा याद 1953, एक बूंद सहसा उछली 1960, 20वीं सदी का गोलोक। आत्मकथा में अज्ञे अपनी निगाह में और ऋण स्वीकारी हूँ, ये इनकी आत्मकथाएं। संस्मरण में भारत कोकिला, ये सरोजनी नायडू पर आधारित है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त पर आधारित है। स्मरण का स्मृतिकार राय कृष्णदास पर। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। वसंत का अग्रदूत निराला। स्वर सिद्ध सुमित्रा नंदन पंत। कवि वत्सला होमवती देवी। समय सूर्य रामधारी सिंह दिनकर। धरती का धनी फणीश्वर नाथ रेणु। 20वीं सदी का बानवट हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक भारतीय आत्मा एक चुनौती माखनलाल चतुर्वेदी। असीम और ससीम बीच बालकृष्ण शर्मा नवीन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संपादित रचनाओं में आधुनिक हिंदी साहित्य 1949 ईस्वी, यह रचना रामविलास शर्मा के साथ मिलकर इन्होंने संपादित की थी। नए एकांकी 1952, हिंदी की प्रतिनिधि कहानियां 1952, पुष्करणी 1959, रूपाम्बरा 1960, रूपाम्बरा बहुत पूछी जाती है। सर्जन और संप्रेषण 1984, साहित्य और समाज परिवर्तन की प्रक्रिया 1985, साहित्य का परिवेश 85, सामाजिक यथार्थ और कथाभाषा 85, समकालीन कविता में छंद 1987। अब आगे हमारे गजानन माधव मुक्ति बोध के जीवन रहते यानी कि उनके जीवित रहते हुए ही एक साहित्यिक की डायरी, ठीक है, एक साहित्यिक की डायरी नामक रचना को प्रकाशित करवाया था। लेकिन मृत्यु के अर्थात मृत्यु के बाद ही इनकी सारी रचनाएं प्रकाशित हुई थी। तो मुक्ति बोध एक ऐसे कवि हैं जिनके जीते जी कोई रचना प्रकाशित नहीं हो पाई। सारी की रचनाएं लिखी तो सब पहले ही थी लेकिन सारी की सारी रचनाएं बाद में प्रकाशित हुई थी। लेकिन जो एक साहित्यिक की डायरी है ये श्रीकांत वर्मा ने इनके जीवन के रहते हुए ही प्रकाशित करवाया था। नेक्स्ट यहाँ पर इन्हें गहन अनुभूति व तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु भी माना जाता है। ठीक है, नई कविता प्रयोगवाद को ही नई कविता का नाम दिया था अज्ञे जी ने, ये ध्यान रखना। वो प्रयोगवाद शब्द को स्वीकार नहीं करते हैं। इनके 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में और भूरी भूरी खाक धूली 1980 ईस्वी में। उनकी जो प्रथम कविता है वो अहम और आत्मा है जो 1947 में प्रकाशित हुई थी। और ये प्रकाशित किस पत्रिका में हुई थी, तो प्रतीक नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अहम और आत्मा, याद रखना अहम और आत्मा किसकी है, तो ये मुक्ति बोध जी की कविता का नाम है। मुक्ति बोध ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा है। ठीक है, मुक्ति बोध ने फैंटेसी को क्या कहा है, अनुभव की कन्या कहते हैं। आगे हमारा यहाँ पर इनकी कुछ चर्चित कविताएं आपको याद रखनी है। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती, दिमागी गुहंदर, लकड़ी का बना रावण, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, कहने दो उन्हें जो कहते हैं, एक अंतर कला और कंचन रेखा। ये सभी इनकी प्रसिद्ध कविता हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे देखते हैं अंधेरे में। जो अंधेरे में इनकी एक कविता है, इसमें 2 रक्तालोक स्नात पुरुषों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें 2 रक्तालोक स्नात पुरुष हैं, जिसमें प्रथम तो वह है कि जो जिंदगी के अंधेरे कमरे में चक्कर लगा रहा है
और दूसरा वह है जो तालाब की लहरों में अपना चेहरा देखता हुआ भीतर जाने के लिए सांकल बजा रहा है। ठीक है, एक तो अंधेरे में अंदर है, कमरे के अंदर है, जो कमरे में चक्कर लगा रहा है अंधेरे में, ज़िंदगी के अंधेरे कमरे में। और दूसरा वह है जो तालाब की लहरों में अपना चेहरा देखते हुए भीतर जाने के लिए, उस कमरे में प्रवेश करने के लिए क्या कर रहा है, सांकल बजा रहा है, यानी सांकल बोलते हैं कुंडी को, ठीक है? दरवाजे में जो कुंडी लगी रहती है, उसको बोलते हैं। आई होप आप इंडिया में रहते हो तो भई इतना तो समझ में आ ही गया होगा। आगे देखते हैं। अंधेरे में का जो प्रथम प्रकाशन है, ये कल्पना कल्पना पत्रिका में, यानी कि जो हैदराबाद से निकलती थी, उस कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था अंधेरे में कविता का, और 1964 ईस्वी में इसे आशंका के दीप अंधेरे में, इस नाम से इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है? पहले इसका नाम जो है, पहले अंधेरे में नाम से हुआ, और दूसरे बार जब ये प्रकाशित हुआ 1964 में, तो आशंका के दीप अंधेरे में इस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो ये दोनों को ही अच्छे से याद रख लेना। आगे प्रभाकर माचवे क्या कहते हैं, अंधेरे में जो कविता है इसको लेकर के कहते हैं प्रभाकर माचवे, इस कविता के अनेक अंश प्रसिद्ध चित्रकार प्रिंकासो, ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार प्रिंकासो के विश्व प्रसिद्ध चित्र जैसा प्रभाव डालते हुए से प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ये प्रभाकर माचवे ने अंधेरे में जो कविता है उसके लिए कहा है कि प्रिंकासो जो कि विश्व प्रसिद्ध चित्रकार है, उसके चित्रों जैसा ही प्रभाव डालते हैं। आगे है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि मुक्ति बोध शुक्रवारी में तिलक की मूर्ति के पास ही गली में रहा करते थे। ठीक है, तो इन्होंने जो शमशेर बहादुर सिंह हैं, शमशेर बहादुर सिंह ने मुक्ति बोध की इस कविता के लिए क्या कहा है कि उनका परिचय दे दिया है, मतलब वो कहाँ पर रहते थे, इनका यहाँ पर परिचय दिया गया है। आगे है इसमें, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात, यानी कि 1947 से पहले का जन इतिहास इसमें दिखाया गया है, और बाद का भी एक देखता इस्पाती दस्तावेज जिसको बताते हैं। ठीक है, ये अच्छे से याद रख लेना। एक देखता हुआ इस्पाती दस्तावेज किसने कहा है अंधेरे में, तो शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और ज्ञान का एकीकरण है। देश की धरती, हवा, आकाश की सच्ची मुक्ति की नस-नस इसमें फड़क रही है। ये शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं। मुक्ति बोध रचनावली 6 खंडों में 1982 ईस्वी में नेमीचंद्र जैन ने प्रकाशित करवाई थी। ठीक है, तो 6 खंडों में मुक्तिबोध रचनावली, जिसमें इनकी काफ़ी रचनाओं को संग्रहित किया गया, सभी रचनाओं को संग्रहित करवाया गया। ये 1982 में प्रकाशित हुई। रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि अंधेरे में जो कविता है अपराध भावना का अनुसंधान है। ठीक है, अपराध भावना का क्या बताते हैं, इसको अनुसंधान बताते हैं। प्रभाकर माचवे कहते हैं कि मुक्तिबोध की जो कविता है वो लावा है। ठीक है, मुक्तिबोध की कविता को लावा किसने कहा है, प्रभाकर माचवे ने कहा है। रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, आरक्षित जीवन की कविता है। ठीक है, अंधेरे में जो कविता है इसके लिए इतने सारे ये कथन आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ से एक आध पूछा भी जाता है, इसलिए पूरा ज़रूर देख लेना। शमशेर बहादुर सिंह का कथन है कि मुक्तिबोध हिंदी संसार की एक घटना बन गई, जिनकी ओर से आँखें मूंद लेना असंभव था। ठीक है? ये मुक्तिबोध को हिंदी संसार की एक घटना किसने बताया, तो शमशेर बहादुर सिंह ने बताया है। नामवर सिंह कहते हैं कि नई कविता में मुक्तिबोध की जगह वह है, जो छायावाद में निराला की थी। आगे मुक्तिबोध का क्या कथन है, ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। मुक्तिबोध को भयानक खबरों का कवि भी कहा जाता है। ठीक है, मुक्तिबोध को भयानक भयानक खबरों खबरों का कवि कहा जाता है, ये ध्यान रखना अच्छे से। चाँद का मुँह टेढ़ा है, चाँद का मुँह टेढ़ा है, इसमें 28 कविताएँ हैं जो संकलित हैं, जिसमें ब्रह्म, राक्षस और अंधेरे में इसमें फैंटेसी का पोत है। ठीक है, देखिए ये मुक्तिबोध का कथन यहाँ तक है, ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है, और आगे ये पॉइंट हमें मिलता है ना, ये मत सोच लेना कि ये कथन है, लेकिन मुक्तिबोध को भयानक खबरों का कवि कहते हैं। चाँद का मुँह टेढ़ा है जो काव्य संग्रह है, इसमें 28 कविताओं को संकलित किया गया है, जिसमें ब्रह्म, राक्षस और अंधेरे में, इन 2 रचनाओं में क्या है, फैंटेसी का पुट है। रमेश कुंतल मेघ क्या कहते हैं कि मुक्तिबोध लोक जीवन का जासूस है। लोक जीवन का जासूस है, मुक्तिबोध क्या है, लोक जीवन का जासूस बताया है रमेश कुंतल मेघ ने। रामविलास शर्मा ने क्या कहा है, आधुनिक कविता का सैलावी कवि बताया है। नामवर सिंह ने इनके काव्य को निषेध का काव्य कहा है। ठीक है, नामवर सिंह ने इनके काव्य को क्या कहा है, निषेध का काव्य कहा है। आगे है गिरजा कुमार माथुर, तो गिरजा कुमार माथुर के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 1919 ईस्वी में, जिस वक्त 13 अप्रैल 1919 में, आप जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना, तो 1919 में ही जन्म हुआ था किसका,
गिरजा कुमार माथुर का, और इनका निधन हुआ था 1994 ईस्वी में। गगनांचल पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था, ठीक है। गगनांचल किसने निकाली थी? गिरजा कुमार माथुर ने। रोमानी मिजाज का कवि भी इनको कहा जाता है, ठीक है। रोमानी मिजाज का कवि कहते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो मंजीर 1941, नास और निर्माण 1946, धूप और धान 55, शिला पंख चमकीले 61, जो वेद ना सका 68, पृथ्वी कल्प इन्होंने लिखा है, बहुत बार पूछा गया है। असिद्ध की व्यथा, छाया मत छूना, कल्पांतर, भीतरी नदी की यात्रा 75, मैं वक्त के हूँ सामने, ये 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये सभी इनके काव्य संग्रह, इनको याद रखना। मैं वक्त के हूँ सामने जो रचना है, इसके लिए 1991 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। आपको बिल्कुल भी, अगर आप मेरी वाक़ई में ही मानते हैं बात, तो चाहे आप रिवीजन के दौर में हो, चाहे आप कंटेंट पढ़ रहे हो, बेसिक से पढ़ रहे हो, आप इन क्लासेस को पूरा ज़रूर देख लेना। आदिकाल से प्रयोगवाद पर हम पहुँच गए हैं। कंप्लीट मैं करा दिया है मैंने, है ना? बहुत सारे प्रश्न आपको नए-नए देखने को मिलेंगे, चाहे आपने कितनी भी किताबें पढ़ी हों, है ना? कोई एक किताब का ये निचोड़ नहीं है, बहुत सारी किताबों का निचोड़ है। ये नोट्स हैं हमारे पास, जो मैंने खुद से अलग-अलग किताबों से तैयार किए हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, सबको पढ़ लेना, है ना? सारी क्लासेस आप देखिए, फिर देखना आपका जो रिवीजन है या फिर आपका कंटेंट है, वो कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मंजीर में प्रणय, देहकांक्षा व निराशा का स्वर दिखाई पड़ता है। जो मंजीर रचना है गिरजा कुमार माथुर की, इसमें प्रणय, प्रणय का अर्थ होता है प्रेम, ठीक है? प्रेम और देहकांक्षा यानी कि देह की इच्छा रखना, और निराशा का स्वर भी दिखाई पड़ता है। नास और निर्माण जो रचना है, इसमें काव्य और संगीत का अद्भुत प्रयोग किया गया है। कल्पांतर एक प्रतीकात्मक काव्य है। कल्पांतर क्या है? एक प्रतीकात्मक काव्य है। आगे हम देखते हैं प्रभाकर बलवंत माचवे के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में, ग्वालियर, निधन हुआ था 1991 में। ये मराठी और हिंदी में लिखते थे, ठीक है। माचवे जी मराठी में भी लिखते थे और हिंदी में भी। चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। उपनाम था इनका विश्व बंधु, ठीक है। विश्व बंधु के नाम से जाना जाता था। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो स्वप्न भंग 1954, अनुक्षण 1961, तेल की पकौड़ियाँ 61, मेपल 1966, खरगोश के सींग, विश्वकर्मा और जहाँ शब्द है। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं। तेल की पकौड़ियाँ पूछी जाती हैं, है ना? खरगोश के सींग बहुत बार पूछे गए हैं, विश्वकर्मा पूछा जाता है, सबको याद रखना है। खरगोश के सींग जो रचना है, ये 2 विधाओं में, कविता और निबंध दोनों में लिखा गया है, ठीक है? खरगोश के सींग नाम से इनकी कविता भी है और इनका निबंध भी है। तेल की पकौड़ियाँ, मेपल, खरगोश के सींग और विश्वकर्मा, ये चारों व्यंग्यपरक रचनाएँ हैं। नाम से ही पता चल रहा है ना? ये व्यंग्यपरक रचनाएँ हैं। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इन्हें मिला था, और साहित्य वाचस्पति की उपाधि से भी ये सम्मानित किए गए हैं। गद्य रचनाओं की बात करें तो इनके जो उपन्यास हैं, माचवे जी प्रयोगधर्मी उपन्यासकार माने जाते हैं, ये अच्छे से याद रख लेना है। प्रयोगधर्मी उपन्यासकार के रूप में माना जाता है गिरजा कुमार को। इन्होंके कुछ जो उपन्यास हैं उनको याद रख लेना। परंतु, परंतु नाम से एक उपन्यास लिखा था 40 में, एक तारा 52, साँचा 56, द्वाबा 1957, जो 1964, जो नाम से ही लिखा है केवल। किशोर 1969, 30, 40, 50 ये पूछा जा चुका है। दर्द के पैबंद पूछा जा चुका है। इसलिए द्यूत, आँख मेरी बाकी उनका 1983, लापता 1984 और अनदेखी, ये सारी रचनाएँ हैं, उपन्यास हैं जो गिरजा कुमार माथुर जी के हैं। निबंध संग्रह की बात करें तो खरगोश के सींग ये निबंध में भी लिखा है 1950, और बेरंग 1955। कहानी संग्रह में संगीनों का साया, ये बहुत बार पूछा गया है, 1948 ईस्वी। समीक्षाएँ की बात करें तो व्यक्ति और वाङ्मय 1952, समीक्षा की समीक्षा 1953, संतुलन 1955 में है, हिंदी निबंध 1955। ये हो सकता है ये 54 या 55 हो सकता है, हालाँकि इनका प्रकाशन वर्ष इतना तो गहरा नहीं पूछा जाता। ठीक है, ये तो बस मैंने लिख दिया है क्योंकि ये नोट्स हैं बच्चे, ताकि कहीं से भी कुछ भी आए तो वो अ, कहीं भी फँसे नहीं, है ना? मराठी और उसका साहित्य 1956, नाट्य चर्चा 1957 ईस्वी, और हिंदी साहित्य की कहानी 1957 में लिखा है। आगे देखते हैं हम भारत भूषण अग्रवाल के बारे में कुछ तथ्यों को, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप अभी तक क्लास देख रहे हो और आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, है ना? सब्सक्राइब कर लीजिए जो बच्चे नए हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इतना अच्छा कोर्स आपको मिल रहा है ना? फ्री में सब कुछ, और कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हाइप भी कर दीजिए। भारत भूषण अग्रवाल क्या है? इनका जन्म भी 1919 मथुरा के सतगढ़ा गाँव में हुआ था, ठीक है? सतगढ़ा गाँव में, ये मथुरा में पैदा हुए थे भारत भूषण अग्रवाल। याद रखिएगा, मथुरा में इनका जन्म हुआ था। 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी दिल्ली में इनको उप सचिव बनाया गया था, ठीक है? साहित्य अकादमी जिसकी 1954 ईस्वी में स्थापना हुई थी, और दिल्ली में इनको उप सचिव बनाया गया।
प्रतीक का संपादन भी इन्होंने 1947 में सँभाला था, ठीक है? प्रतीक पत्रिका का संपादन तो पहले से ही हो चुका था, प्रकाशन हो रहा था उसका, लेकिन 1947 में इन्होंने सँभाल लिया। 1978 ईस्वी में उतना वह सूरज है, इस रचना के लिए मृत्यु उपरांत, ठीक है? मृत्यु उपरांत इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी मिला था, लेकिन मृत्यु के बाद मिला है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा क्या कहते हैं? भारत भूषण ज़िंदगी की कड़वाहट के कवि हैं। जो भारत भूषण अग्रवाल है, वो ज़िंदगी की कड़वाहट के कवि हैं। इनकी कविता चौराहे की कविता अनास्था में पनपती आस्था की कविता है, ठीक है? तो इनकी कविता है चौराहे, ये अनास्था में पनपती आस्था की कविता है। ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी का कथन है। इनकी काव्य रचनाओं की बात करें तो छवि के बंधन 1941, जागते रहो 42, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन पूछा जाता है, कागज के फूल, अनुपस्थित लोग, उतना वह सूरज है बहुत बार पूछा गया है, एक उठा हुआ हाथ, किसने फूल खिलाए, बाल काव्य संग्रह इनका आता है। ठीक है, ये इनकी काव्य रचनाएँ हैं। मुक्ति मार्ग तथा जागते रहो काव्य संग्रह मार्क्सवाद से प्रभावित है। मार्क्सवाद यानी कि प्रगतिवाद से प्रभावित हैं। कागज के फूल जो रचनाएँ इसमें आधुनिक जीवन की विसंगतियों को अभिव्यक्त किया गया है। कुछ दिन तक मारवाड़ी के मुख्य पात्र सेवक का भी संपादन इन्होंने किया था। ठीक है, कुछ दिनों तक इन्होंने मारवाड़ी का एक मुख्य पत्र निकलता था सेवक, ठीक है, ये पत्र है, पत्र निकलता था सेवक, इसका भी संपादन किया था। गद्य रचनाओं की बात करें तो इनके नाटकों में महाभारत की सांस, 81 पलायन, युग-युग का 5 मिनट, अजंता की गूंज, अग्निलेख, अग्निलेख तो आप जानते हैं बहुत बार पूछा जाता है, दृष्टिकोण, परछाई, बाजे मेरी पायल, सेतुबंध, सेतुबंध पूछा जाता है 1955 में, खाई बढ़ती गई ध्वनि रूपक, ठीक है? याद रख लेना अगर आपने पहले से किताबें आप मतलब पढ़ रहे हो, है ना? ये हमारी क्लासेस देख रहे हो तो आपको पता होगा सेतुबंध किसी का रेखा चित्र भी है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके फटाफट से लिखिए, है ना? जब भी आप देख रहे हो तभी लिख दीजिए और अगर आपको याद नहीं है तो कहीं से ढूँढ करके लिखिए, ठीक है? ये मैंने बताया था आपको। अग्निलीक पौराणिक कथा पर आधारित रूढ़ियों व थोथी नैतिकता पर कुठाराघात किया गया है। जो इनका अग्निलीक है, अग्निलीक काव्य रचना में एक अग्निलीक जो रचना है इसमें अ, रूढ़ियों और थोथी नैतिकता पर कुठाराघात किया गया है। लौटती लहरों की बांसुरी इनका उपन्यास है। प्रसंगवश इनका निबंध संग्रह है। संस्मरण लीक अलीक नाम से लिखा था 1980 ईस्वी में, ठीक है? अग्निलीक क्या है? नाटक है और लीक अलीक क्या है? संस्मरण है, याद रखना। अनुवाद किस-किस का किया है? तो चिर कुमार सभा, चित्रांगदा, मुक्तधारा, आदमी और कीड़े, पात्र पात्रीय बंगला से इनका इसका अनुवाद किया। रविंद्रनाथ एक जीवनी अंग्रेजी से अनुवाद किया। रंगीन रूबाइयाँ इसका सिंधी से अनुवाद किया और हिंदी साहित्य की कहानी 1957 ईस्वी में। ये सब इन्होंने क्या किए हैं? अनुवाद किया है। नेमीचंद जैन के बारे में देख लेते हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारे के सारे हमारे जो तार सप्तक है 1945 में जिसका प्रकाशन हुआ था पहला वाला, उसके कवि हैं, ठीक है? नेमीचंद जैन की अगर बात करें तो ये जीवन पर्यंत प्रगतिशील विचारों के समर्थक रहे हैं। स्वयं लिखते हैं, साहित्य में प्रगतिशीलता में मेरा विश्वास है और उसके लिए एक सचेष्ट प्रियतन का भी मैं पक्षपाती हूँ। किंतु कला की सच्ची शीलता कलाकार व्यक्तित्व की सामाजिकता में है, व्यक्तिहीनता में नहीं है। ये नेमीचंद्र जैन ने ही लिखा है, ये ध्यान रखना। ये कई पत्र-पत्रिकाओं के संपादक और सह-संपादक भी रह चुके हैं। जैसे कि प्रतीक इसके सहायक संपादक के रूप में काम किया, वीणा इंदौर से निकलती थी, इसके संपादक रहे और रंग पत्रिका दिल्ली से निकलती थी। कवि जैन कवि यानी कि नेमीचंद्र जैन को पद्मश्री मिल चुका है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है और दिल्ली हिंदी अकादमी के सलाहकार सम्मान से भी इनको विभूषित किया जा चुका है। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनके कुछ काव्य संग्रह हैं, अचानक हम फिर 1956 और एकांत 1959, ये काव्य संग्रह आपको याद रखने हैं। आलोचनाओं की बात करें तो अधूरे साक्षात्कार बहुत बार पूछा जाता है, रंग दर्शन पूछा जाता है, बदलते परिप्रेक्ष्य, जनांतिक, पाया पत्र तुम्हारा एवं भारतीय नाट्य परंपरा। ये सभी इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला अब यहाँ पर हम दूसरा सप्तक के कवियों को पढ़ेंगे, है ना? ये मैं ऊपर आपको पहले पार्ट में सबको करवा चुकी हूँ। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा ना तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे, उसको भी ज़रूर देख लेना पहली क्लास को भी, है ना? प्रयोगवाद एवं नई कविता के नाम से वो क्लास है। उसे आप देखोगे ना तो आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये सारे कवि हम एक जगह पर वहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है? इसमें जो भूमिकाएँ हैं वो सब हम पढ़ चुके हैं, नई कविता की, प्रयोगवाद की, सबकी, प्रपद्यवाद को पढ़ चुके हैं, ठीक है? शमशेर बहादुर सिंह ये दूसरे सप्तक हमारे यहाँ से शुरू होता है, दूसरा सप्तक। ये मार्क्सवादी कवि हैं, इनका जन्म हुआ था 1911 में, देहरादून, मृत्यु
हुई थी 1993 में, ठीक है। 1911 में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह और अग्गे, ये 4 हमारे कवि हैं ना, बड़े-बड़े कवि हैं जिनका नाम आता है। 1911 में सबका जन्म हुआ था। प्रेम और सौंदर्य का कवि भी इनको कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी हम नहीं, ठीक है, बात बोलेगी, बोलेगी हम नहीं, काल तुमसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश 1998, कुछ कविताएँ, कुछ और कविताएँ, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने। ये सारी इनकी कुछ काव्य संग्रह हैं, याद रखना रचनाएँ हैं। विद्वानों के कथनों की बात करें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। अग्गे ने शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा है। मुक्तिबोध ने प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध कवि कहा है और अपनी अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों से तैयार किया, ये भी कौन कहते हैं? मुक्तिबोध कहते हैं। मुक्तिबोध का कहना है आगे मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है, ठीक है? इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है, इनकी जो मूल मनोवृत्ति है, ये मुक्तिबोध का कथन है। मल्यज का कहना है कि शमशेर बहादुर सिंह मूड्स के कवि हैं, विजन के नहीं हैं, ठीक है? जब इनका जो मूड होता है उसी के हिसाब से काम करते हैं। विष्णु खरे का कहना है कि कविता में शमशेरियत दिखती है। शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं में भी शमशेरियत दिखती है, विष्णु खरे का कहना है। रामचंद्र तिवारी क्या कहते हैं? शमशेर का जो गद्य है वो हिंदी का जातीय गद्य है, ये रामचंद्र तिवारी ने कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं? भाषा में बोलचाल का लहजा और लय में संगीत का चरम मूर्तन इन दो परस्पर प्रतिरोधी मने स्थितियों में उनकी कला साधती है, ठीक है? ये रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का कहना है तकनीक में एज़रा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। हिंदी और उर्दू का दोआब बन गया हूँ। हिंदी और उर्दू का दोआब दोआब कभी भी किसको कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह का कहा जाता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। इनकी चर्चित कविताओं की बात करें तो टूटी हुई, बिखरी हुई, अमन का राग ये एक लंबी कविता है। एक पीली शाम बहुत बार पूछी गई है। धूप कोठरी के आईने में खड़ी है, पूछा जाता है। गिर गया है समय का रथ और समय साम्यवाद, ये इनकी कविताएँ आती हैं पेपर में। कहानी और नया साहित्य इन पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। अमन का राग 1992 ईस्वी, इनकी एक लंबी कविता है जो 4 खंडों में विभक्त है। अमन का राग, ठीक है। गद्य रचनाओं की बात करें तो निबंध संग्रह इनका दोआब 1948 में लिखा था। डायरी शमशेर की डायरी नाम से। कहानी स्केच प्लॉट का मोर्चा लिखा, इसे रिपोर्टाज विधा भी कहा जाता है, प्लॉट के मोर्चा को, ठीक है। और प्रसिद्ध कहानियों में कुल्हाड़ियाँ, दी प्रिंसेट, क्रीसेंट, लाज और तिराहा, ठीक है, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। रेखा चित्रों में मालिश, जाड़ों की एक सुबह, ठीक है। शमशेर बहादुर जाड़ों की एक सुबह में क्या करते हैं? मालिश करवाते हैं, है ना? तभी तो शेर जैसे बन गए, मालिश करवा-करवा के। आप लोग नहीं करते ना, आप भी किया करो। इनकी समस्त रचनाओं का जो प्रकाशन है वो 1999 ईस्वी शमशेर बहादुर सिंह कवितावली के नाम से 3 खंडों में हुआ। इसके संकलन करता है लक्ष्मीकांत वर्मा। आगे अगला नाम हमारे यहाँ पर आता है भवानी प्रसाद मिश्र जी का। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ था 1914 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के टिंगरिया गाँव में, ठीक है। होशंगाबाद में किसका जन्म हुआ था? ये बार-बार पूछा जाता है। कल्पना एवं विचार पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था। कहानीकार उदय प्रकाश ने इन्हें कविता का गांधी कहा है और स्वयं ने अपने आप को गांधी का बेटा कहा है, ठीक है। दोनों थोड़े से अलग-अलग क्वेश्चन हैं, अलग-अलग वे में पूछे जाते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी किसने कहा है? तो उदय प्रकाश ने कहा है और स्वयं ने अपने आप को क्या कहा है? गांधी का बेटा कहा है। आगे ने इन्हें सहजता का कवि कहा है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने सहज संवेदना का कवि कहा है। इनकी जो प्रथम कविता संग्रह है वो है गीत फरोश, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम कविता संग्रह गीत फरोश है। गीत फरोश में अपनी फिल्मी दुनिया में बीते समय को याद कर ये गीतों की विडंबना को मार्मिकता के साथ कविता में इन्होंने ढाला है। आलोचकों ने जब इन्हें बनिया का कवि या गांधी का कवि कहकर तंज कसा तो ये कहते हैं कि दूध किसी का धोबी नहीं है, किसी की भी जिंदगी दूध की धोई नहीं है। जेल में रहे जिसका वर्णन अपनी कविता घर की याद में इन्होंने किया है। इनकी रचनाएं बुनी हुई रस्सी जिस पर इनको साहित्य अकादमी भी मिला है। परिवर्तन जिए इस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने इन्हें पुरस्कृत किया। प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत मन, इनका प्रकाशन वर्ष सबका दे रखा है, आप पढ़ लेना। अंतर्गत आराम तुम आते हो, परिवर्तन जिए जिसके लिए इनको क्या मिला? साहित्य अकादमी मिला। परिवर्तन जिए के लिए मिला ना, कि इस पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने पुरस्कृत किया था, ठीक है। बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी मिला था। त्रिकाल संध्या 1978, इदम नमम, अम, शरीर कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रीति, कालजयी एक खंड काव्य है 1980 में लिखा। सतदल,
कि ये सभी रचनाएँ इनकी प्रमुख रचनाओं में आती हैं। जैसे गीत, परोस, बुनी हुई रस्सी, व्यक्तिगत यहाँ से यहाँ तक तो मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं सारी रचनाएँ और ये, है ना? बाकी भी सारी याद तो सभी करनी है, ये मत सोचना इतना ही बताया, इतना ही करें, सब करना है। प्रमुख कविताओं में आभा, स्नेहपथ, कमल के फूल, है ना? कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीक्षा, गीत, परोस, सन्नाटा, कमल के फूल, 2 बार लिख गया है कमल के फूल, फूल और दिन और असाधारण, है ना? इनको याद रख लेना, ये इनकी प्रमुख कविताएँ हैं। गद्य रचनाओं की बात करें तो जिन्होंने मुझे रचा ये एक संस्मरण है, कुछ नीति, कुछ राजनीति निबंध है, चरैवती, चरैवेती ये मन्ना राम अग्रवाल की जीवनी है। आगे हमारा यहाँ पर नाम आता है किसका धर्मवीर भारती का, तो इसको भी पढ़ ही लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1926 ईस्वी में अतरसुइया इलाहाबाद के अंदर, मृत्यु हुई थी 1997 ईस्वी में मुंबई के अंदर। ठीक है, इनके पिता का नाम है चिरंजीव लाल वर्मा और माता का नाम है चंदा देवी। संपादन की बात करें तो पत्रिका धर्म युग का इन्होंने संपादन किया, बम्बई से निकलती थी। साप्ताहिक पत्रिका थी, इसके अतिरिक्त आलोचना, संगम, निकष पत्रिकाओं के संपादन में ये सहयोगी रहे। शोध प्रबंध सिद्ध साहित्य नाम से भी इन्होंने पूर्ण किया है। प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था परिमल के संचालन में इनकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। परिमल ही नई कविता आंदोलन का सूत्रपात इन्होंने किया था, ठीक है? परिमल से ही नई कविता आंदोलन का सूत्रपात माना जाता है, जिसके पुरस्कर्ताओं में कवि भारती भी थे, यानी कि धर्मवीर भारती भी रहे हैं। 1972 ईस्वी में धर्मवीर भारती को पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया गया, यानी कि पद्मश्री इनको क्या मिला? पुरस्कार मिला। उपनाम की अगर बात करें तो उद्दाम यौवन का कवि कहा जाता है, प्रेम का कवि, प्रेम की लालसा का कवि और पर्व मिथक का कवि इनको कहा जाता है। उनकी प्रथम कविता नवंबर की दोपहर 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। काव्य रचनाओं की बात करें तो ठंडा लोहा 1952 ईस्वी, इसके बाद आता है अंधा युग 1955, ये पद्य नाटक है, गीति नाट्य है। 7 गीत वर्ष 1959, कनु प्रिया 1959, सपना अभी भी 1993, देशांतर 1997, विदेशी कविताओं का संग्रह देशांतर में, आद्यांत और मेरी वाणी गैरिक वसना। ये मेरी वाणी गैरिक वसना ये इनकी कुछ काव्य संग्रह हैं। विशेष तथ्यों की अगर बात करें तो अंधा युग जो गीति नाट्य है उसमें महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में कृष्ण देहावसान के क्षणों तक की कथा का वर्णन है। इसमें महाभारत की कथा के माध्यम से युद्ध जन्म, कुंठा, युद्ध की निरर्थक परिणति, विवेकहीन अमानवीय स्थितियों का वर्णन किया गया है। इनकी प्रबंधात्मक कृति कनु प्रिया की मूल संवेदना प्रेम है। इसमें राधा के परंपरागत चित्रण को आधुनिक रूप में प्रस्तुत करने का सफल प्रयत्न है और इसमें राधा एवं कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया गया है। कनु प्रिया में ये बार-बार पूछा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? कनुप्रिया अपनी संवेदनात्मक गहराई और शिल्प की ताजगी के कारण एक विशिष्ट उपलब्धि है। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। प्रमुख कविताओं की अगर बात करें तो कविता की मौत, प्रेम थ्यू गाथा, टूटा पहिया, बाणभट्ट, वृद्धलता, सुभाष की मृत्यु पर, निराला के प्रति, सांझ के बादल, फरोजी होठ, सृष्टि का आखिरी आदमी, ये सभी इनकी कुछ कविताएं, इनको याद रखना। प्रेम थ्यू गाथा में यह 7 गीत वर्ष नामक काव्य संग्रह में संकलित है। प्रेम थ्यू गाथा जो कविता है ये 7 गीत वर्ष नामक काव्य संग्रह में संकलित किया गया है, जो एक लंबी कविता है। उसमें प्रेम थ्यू एक यूनानी पौराणिक पुरुष है, ठीक है? प्रेम थ्यू का कौन है? यूनान का एक पौराणिक पुरुष है जिसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठंडा लोहा 1952 में ये प्रथम काव्य संग्रह है। 1946 से 1952 तक की इसमें कविताएं संकलित हैं। सभी कविताओं की मूल संवेदना इसमें स्त्री का सौंदर्य है। विशंबर नाथ मानव क्या कहते हैं? भारती जी के गीतों में उदात्त यौवन की लालसाएं और प्यार की पीर दिखाई देती है, ये विशंबर नाथ मानव का कहना है। देशांतर जो काव्य संग्रह है इसमें विदेशी कविताओं का अनुवाद करके संग्रह किया गया है। उनकी समस्त रचनाओं का प्रकाशन धर्मवीर भारती ग्रंथावली नाम से 9 खंडों में प्रकाशित किया गया है। गद्य रचनाओं की बात करें तो गद्य रचना ये इनके 3 उपन्यास हैं। ठीक है, गद्य रचनाओं में 3 उपन्यास हैं। गुनाहों का देवता 1949, सूरज का 7वां घोड़ा और 11 सपनों का देश। ठीक है, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास पर इसी नाम से श्याम बेनेगल ने एक फ़िल्म भी बनाई थी। ठीक है, सूरज का 7वां घोड़ा नाम से फ़िल्म बन चुकी है। कहानी संग्रह की बात करें तो मुर्दों का गाँव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 49, चाँद और टूटे हुए लोग 55, बंद बंद कली का आखिरी मकान 1969, सांस की कलम से 2000 ईस्वी। ये इनके कुछ कहानी संग्रह हैं, याद रखना। निबंध संग्रह की बात करें तो ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी अनकहनी, कुछ चेहरे, कुछ चिंतन और शब्दता, ये इनके क्या है? कुछ निबंध संग्रह हैं। रिपोर्ट आज की बात करें तो रिपोर्ट आज में युद्ध क्षेत्र 1973,
युद्ध यात्रा 1972, मुक्ति क्षेत्र एवं ब्रह्मपुत्र का मोर्चा। ये इनके कुछ रिपोर्टाज हैं जो बार-बार पूछे जाते हैं। युद्ध यात्रा तथा मुक्ति क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र दोनों की रिपोर्टाज बांग्लादेश की मुक्ति से संबंधित है। दोनों रिपोर्टाज किससे हैं? बांग्लादेश की मुक्ति से संबंधित हैं। इसमें भारतीय सेना के योगदान को चित्रित किया गया है। आलोचना, आलोचना की बात करें तो कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। प्रगतिवाद एक समीक्षा 1949 ईस्वी, मानव मूल्य और साहित्य 1960, काव्य के प्रतिमान 1963, कवि की संवेदना 63 और हिंदी काव्य में नारी 1967 ईस्वी। ये कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ हैं जो आपको याद रखने हैं। यात्रा व्रत, यात्रा यादें यूरोप की तथा यात्रा चक्र, ठीक है, ये इनके कुछ यात्रा वृतांत हैं। एकांकी संग्रह में इन्होंने लिखा था नदी प्यासी थी 1954 ईस्वी में, ये इनका एकांकी संग्रह है। नदी प्यासी थी। पत्र संकलन की बात करें तो अक्षर अक्षर यज्ञ इन्होंने 1999 ईस्वी में लिखा है। आगे नाम आता है यहाँ पर नरेश मेहता का, तो नरेश मेहता को भी पढ़ ही लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1922 ईस्वी में। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। आगे देखते हैं। 1922 ईस्वी में राजापुर मालवा में इनका जन्म हुआ था और मध्य प्रदेश के अंदर है ये स्थान, और मृत्यु हुई थी 2000 में मुंबई में। इनका मूल नाम था पूर्ण शंकर शुक्ल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं मूल नाम। पूर्ण शंकर शुक्ल इनका मूल नाम है। नरसिंह की राजमाता ने नरेश नाम दिया था, ठीक है। नरसिंह की जो राजमाता थी उन्होंने नरेश नाम इनको दिया था। नरेश मेहता काव्य को मानवीय संस्कृति की उन्नत यात्रा का एकमात्र प्रमाण मानते हैं, ठीक है। जो नरेश मेहता वो काव्य को क्या मानते हैं? मानवीय संस्कृति की उन्नत यात्रा का एकमात्र प्रमाण मानते हैं। उनकी प्रथम कविता है चाहता मन 1939 ईस्वी है, जबकि प्रथम काव्य संग्रह है वन पाखी सुनो 1957 में। संपादन इन्होंने किया था चौथा संसार, ये दैनिक पत्र निकलता था इंदौर से, इसका संपादन करवाया। निर्मल वर्मा के साथ साहित्यकार पत्रिका का संपादन दिल्ली से करवाया, और श्रीकांत वर्मा के साथ कृति पत्रिका का, ठीक है, पत्रिका का नाम है कृति, इसका संपादन करवाया। प्रबंधात्मक रचनाओं में संशय की एक रात 1962, महाप्रस्थान 1965, प्रवाद पर्व 1977, सबरी 78, प्रार्थना पुरुष 1986 ईस्वी। ये इनकी कुछ प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। संशय की एक रात नाट्य शैली में रचित एक लंबी कविता है। इसमें राम के मन के संशय किया गया है। फिर अपने सहयोगियों के साथ विचार विमर्श करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि युद्ध किया जाए। युद्ध सीता के लिए नहीं बल्कि प्रजा के लिए होना चाहिए, ठीक है। प्रजा को क्या है? राक्षसों से राक्षस विहीन करना है, इस पृथ्वी को राक्षसों से मुक्ति दिलानी है, इसलिए हमें युद्ध करना चाहिए। जब विचार विमर्श करते हैं तो इस पर पहुंचता है। प्रार्थना पुरुष जो रचना है, इस रचना में गांधी जी के व्यक्तित्व पर आधारित ये खंड काव्य है। महाप्रस्थान रचना में पांडवों के हिमालय पर गलने का वर्णन है। पांडवों के हिमालय पर गलने का वर्णन है। हिमालय पर महाप्रस्थान रचना में पांडवों के हिमालय पर चलना, यानी कि हिमालय पर चलना है, हिमालय पर रहने का वर्णन है। तब प्रवाद पर्ग रचना सीता के निर्वासन पर आधारित है। सीता को जब दोबारा से उनको क्या मिला था? वनवास दे दिया था, है ना, राम जी के द्वारा दिया गया था दोबारा से। पहली बार तो वो उनके साथ ही गई थी और दोबारा भी हुआ था। तो इस सीता के निर्वासन पर आधारित है प्रवाद पर्ग, ये याद रखना, पर्व, ठीक है। मुक्तक रचनाओं की अगर बात करें तो मुक्तक रचनाओं में मेरा समर्पित एकांत, आखिरी समुद्र से तात्पर्य, वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, पिछले दिनों नंगे पैरों उत्सवा, आख्या, देखना एक दिन और पुरुष। तो ये इनके कुछ रचनाएं हैं, याद रखिएगा। मेरा समर्पित एकांत में संग्रहित इनकी समय देवता जो चर्चित लंबी कविता है, ठीक है। इनकी जो समय देवता नामक एक लंबी कविता है, इस मेरा समर्पित एकांत में इसको संग्रहित किया गया है। कवि ने इस कविता को नई कविता की पहली लंबी कविता कहा है। चैत्य नामक रचना इनकी संपूर्ण रचनाओं से चुनी हुई 151 श्रेष्ठ कविताओं का संकलन है। उपन्यासों की बात करें तो डूबते मस्तूल 1954, यह पथ बंधुता 62, धूमकेतु एक सिरुति 1962, दो एकांत 1964, नदी यशस्वी है 1967, प्रथम फाल्गुन 1968, उत्तर कथा, ये 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो डूबते मस्तूल, यह पथ बंधु था, धूमकेतु एक श्रुति, दो एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन, ये सब रचनाएं इनकी उपन्यास है और पूछी जाती है। कहानियों की बात करें तो तथापि, एक समर्पित महिला, जलसागर, निशाजी और बंद छवि, ये इनकी कुछ कहानियां लिखी हैं नरेश मेहता जी ने। नाटकों की बात करें तो सुबह के घंटे बहुत बार पूछा गया है, 1955 में लिखा था। खंडित यात्राएं पूछा जाता है। सनोवर के फूल इनका एकांकी संग्रह, पिछली रात की बर्फ ये एक रेडियो एकांकी है। निबंध या फिर आलोचनात्मक जो ग्रंथ हैं, काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व 1972, मुक्तिबोध एक अवधूत कविता इन्होंने लिखा था।
शब्द पुरुष अज्ञे के नाम से लिखा था। काव्यात्मकता का दिक्पाल 1991, हम निकेतन 1996 ईस्वी। जीवनी की बात करें तो हम निकेतन मेरे लखन के 50 वर्ष। यह डायरी शैली में रचित है, ठीक है। ये किसमें? डायरी शैली में लिखी गई है ये जीवनी। यात्रा वृत्तांत की बात करें तो साधु ना चले जमात, एक अकेला आकाश, ये इनके यात्रा वृत्तांत हैं। अनुवाद में आधी रात कोई दस्तक दे रहा है 1978 ईस्वी। पुरस्कार इनको कौन-कौन से मिले हैं तो मंगला प्रसाद मिला है 1985 में। अरण्या पर इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया, साहित्य अकादमी 1988 में। और संपूर्ण साहित्य पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1992 ईस्वी। अब हम आगे थोड़ा-सा तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि अभी इतना ही काफ़ी एक दिन के लिए, है ना? बोलते-बोलते मैं भी थक जाती हूँ और आप भी पढ़ते-पढ़ते थक जाते होंगे पक्का। मैं जानती हूँ जितनी आपकी क्षमता है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है?